Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download August 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Whistleblowers Protection Act, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, and it is also important from our syllabus paper 5 ethics and integrity point of view. अगर आप चैप्टर 7 को देखें ethics and integrity में, तो आप देखेंगे कि whistleblowers protection as it is along with right to information act दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो दोनों के बीच का रिलेशन आज हमें समझना होगा विथ हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल. सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में समझते हैं. आपको पता ही है दैट दिस एक्ट वाज ब्रॉट इन 2005 विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस. माना जा रहा था कि दिस लॉ विल एक्ट एज एन एंटीडोट टू करप्शन. करप्शन को कम करने में बहुत हद तक ये इंस्ट्रूमेंटल रहेगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाने के बाद कोई भी सरकारी ऑफिसर या फिर कोई भी सरकारी एम्प्लॉय कुछ भी अनफेयर या करप्ट एक्टिविटी करने से घबराएगा, क्योंकि बाद में अगर किसी ने भी आरटीआई के थ्रू उसके बारे में पता कर लिया तो फिर जुडिशियल या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्यूचर रिपरकशंस उम्मीद की जा रही थी कि बहुत सारे जब गवर्नमेंट स्टाफ्स हैं वो ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि आप आज जो भी फैसला लेंगे सरकारी ऑफिस में अपने पोजीशन पे बैठ करके, अपने उस पोजीशन का इस्तेमाल करके, वो फैसले कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाएंगे. और किसी ने भी आरटीआई करके एक आम नागरिक ने, कॉमन सिटीजन ने पता कर लिया कि आपने ये जो फैसला लिया था वो लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं था, तो फिर आपके खिलाफ फ्यूचर में एक्शंस हो सकते हैं. सो इसीलिए माना जा रहा था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट विल एक्ट एज एन एंटीडोट टू करप्शन. कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर करप्शन करने से पहले घबराएगा, क्योंकि पब्लिक को वो रिवील हो सकता है कि उसने ये करप्शन किया है. तो क्या प्रोसेस है ब्रीफली वो भी ज़रा समझ लेते हैं रिगार्डिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कि कैसे एक एप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन मिलता है अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. तो देखिए, एक एप्लीकेंट को एक रिटन एप्लीकेशन लिखना होता है विथ ₹10 फीस. 10 रुपये का फ़ीस देना होता है, लेकिन अगर वो शेड्यूल कैटेगरी या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता है तो ये 10 रुपये के फ़ीस में भी एग्जेम्पशन है. इनको ये एक एप्लीकेशन लिख करके अलॉन्ग विथ ₹10 फ़ी देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में. अगर ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालना है उस डिपार्टमेंट के आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को ये रिटन एप्लीकेशन देंगे विथ ₹10 फीस. अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट के उस पर्टिकुलर ऑफिस के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को आप ये एप्लीकेशन देंगे विथ दिस ₹10 फीस. और नियम ऐसा है कि 30 दिन के अंदर द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर शुड रिस्पॉन्ड विथ द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव आस्क्ड फॉर. तो 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाना चाहिए जो आपने मांगे हैं. अगर आपको 30 दिनों के अंदर ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है फ्रॉम द कंसर्न्ड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, देन यू कैन मूव टू द अपीलेट अथॉरिटी, जहाँ पे आप इस पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के खिलाफ अपील कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं. तो आप अपीलेट अथॉरिटी में मूव कर सकते हो. और अपीलेट अथॉरिटी से भी अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है फॉर नेक्स्ट 45 डेज, तो फिर आप, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड कोई मैटर है, देन यू कैन मूव टू द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन डायरेक्टली. अगर स्टेट गवर्नमेंट के एक ऑफिस से रिलेटेड कोई मैटर है तो यू कैन मूव टू द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशंस ऑफिस. तो ये है बेसिक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस हैं और कैसे एक आम एप्लीकेंट, एक आम सिटीजन गवर्नमेंट ऑफिस से इन्फॉर्मेशंस निकाल सकता है. लेकिन अब ज़रा देखते हैं इसके एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं. माना जा रहा था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लाने के बाद कि करप्शन बहुत हद तक कम होगा, लेकिन बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट जो आरटीआई का इस्तेमाल करते रहे हैं पब्लिक ऑफिसेज में करप्शन को हाईलाइट करने के लिए, उनके खिलाफ फिर होता क्या है, उनकी पर्सनल सेफ्टी खतरे में आ जाती है. इस बात को समझिए. किसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने पता कर लिया कि भाई यहाँ पे ये करप्शन हुआ है, ये घोटाला हुआ है. अब देखिए, जो भी करप्शंस होते हैं ना, बिग हायर लेवल के करप्शन, वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स अकेले करते हैं. इट इंक्लूड्स नेक्सस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल. पूरा नेक्सस रहता है. जैसे सैंड माफिया होगा या फिर फॉरेस्ट में पोचर्स होंगे, फॉरेस्ट माफिया होगा,
तो उसमें पूरा का पूरा नेक्सस रहता है, करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स एंड क्रिमिनल्स। अगर अब आप उस नेक्सस को एक्सपोज करना चाहते हैं थ्रू आरटीआई, और आपने आरटीआई फाइल किया और वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाले और पब्लिक को आप बताएंगे, तो दिक्कत क्या होगी कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पीछे पड़ सकते हैं और आपकी पर्सनल सेफ्टी खतरे में आ सकती है। इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे आरटीआई एक्टिविस्ट्स को टारगेट किया गया है। दो काफ़ी आप कह सकते हैं फेमस या इनफेमस एग्जाम्पल्स हैं मंजुनाथ सानमुंगम का। ही वॉज वर्किंग विथ IUCL, ग्रेजुएट फ्रॉम एन IIM लखनऊ, एंड इन्होंने क्या किया कि ही हाईलाइटेड एडल्टरेशन बाय पेट्रोल पंप ओनर्स और ही वॉज शॉट डेड इन 2005। ठीक वैसे ही सत्येंद्र दुबे, ही वॉज अनदर विसिल ब्लोअर। विसिल ब्लोअर वो होते हैं जो कहीं अगर कुछ गलती हो रही है, कहीं कुछ करप्शन हो रहा है तो उसको हाईलाइट करते हैं, उस पर वो फ्लैग रेज करते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं। तो सत्येंद्र दुबे सिविल इंजीनियर थे, एक्सपोज रैम्पेंट करप्शन इन रोड कंस्ट्रक्शन। ही वॉज ऑल्सो फाउंड डेड ऑन 27 नवंबर 2003। और इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। सत्येंद्र दुबे और मंजुनाथ जी का नाम तो देखिए आपको याद होना ही चाहिए। ये विसिल ब्लोअर्स थे जिनकी पर्सनल सेफ्टी खतरे में आई, दे वर किल्ड। और अभी इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है जो कहता है कि बिहार के अंदर खासकर, वैसे तो हर स्टेट में मोर और लेस ये चैलेंजेस देखे जा रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर खासकर आरटीआई एक्टिविस्ट्स के खिलाफ बहुत सारे इस तरह के अटैक्स के केसेस आए हैं। इनफैक्ट 2010 से लेकर के अभी तक कम से कम 20 ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट्स की डेथ हुई है, मर्डर हुआ है। अकेले 2018 में 6 आरटीआई एक्टिविस्ट्स वेयर किल्ड। अगर एग्जाम्पल्स देखे जाए तो शशिधर मिश्रा फ्रॉम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट वाज द फर्स्ट आरटीआई एक्टिविस्ट टू बी किल्ड इन 2010। और इस तरह के इवेंट्स कंटिन्यू होते रहे। 20 आरटीआई एक्टिविस्ट पिछले 10-12 सालों में मारे जा चुके हैं। हाल फिलहाल में अगर बात की जाए तो बिपिन अग्रवाल वॉज किल्ड फॉर एक्सपोजिंग इंक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड्स इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो गवर्नमेंट सरकारी लैंड पे कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से उसको कब्जा कर रखा था। इस चीज़ को उन्होंने जब हाईलाइट कराया थ्रू आरटीआई तो फिर उनके खिलाफ लोगों ने अटैक कर दिया एंड ही वाज किल्ड। तो इस तरह के कई सारे इश्यूज निकल के आते हैं जहाँ पे जो आरटीआई एक्टिविस्ट्स हैं उनकी पर्सनल सेफ्टी ही खतरे में आ जाती है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था या जो मेन एक्सपेक्टेशन था आरटीआई एक्ट से कि वो करप्शन को कम करेगा और गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाएगा, वो हो नहीं पाता है क्योंकि आज के टाइम में आरटीआई एक्टिविस्ट्स घबराते हैं इन्फॉर्मेशन को पब्लिक शेयरिंग करने में। आरटीआई एक्टिविस्ट एक्टिविज्म से भी घबराते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इस तरह की कोई भी मैटर को वो रेज करेंगे तो उनकी पब्लिक सेफ्टी खुद ही खतरे में आ जाएगी। सो द पॉइंट इज दैट इफ़ वी वांट टू मेक आरटीआई एक्ट इफेक्टिव, अगर हमें सच में करप्शन को कर्ब करना है विथ हेल्प ऑफ आरटीआई एक्ट, सो वी नीड टू मेक अ पावरफुल विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट। तो क्या होता है विसिल ब्लोइंग? विसिल ब्लोइंग इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन बाय एन एम्प्लॉय और एनी कंसर्न स्टेक होल्डर अबाउट एन इलीगल और अनएथिकल कंडक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सरल शब्दों में कहें तो कहीं आपको कुछ गलत दिख रहा हो, यहाँ पे तो कुछ गलत हुआ है, करप्ट एक्टिविटी हुई है, चाहे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आप उस मैटर को रेज करते हैं, पब्लिक डोमेन में लेकर के आते हैं, इन्फॉर्मेशन जो कंसर्न या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको बताते हैं, तो फिर आपको विसिल ब्लोअर कहा जाएगा कि आपने मुद्दे पे बात रेज की। 2007 में सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एक स्पेसिफिक लॉ बनाना चाहिए विसिल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बिना विसिल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन के राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो मीनिंगलेस है। कोई भी इंसान क्यों रिस्क लेगा, क्यों राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू वो इस तरह के करप्शन को हाईलाइट करेगा, एक्सपोज करेगा, अगर उसकी प्रोटेक्शन की गारंटी ना हो तो इस कारण से सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने ये प्रपोज किया और इस प्रपोजल के बेसिस पे 2011 में विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल रखा गया पार्लियामेंट में, विच वाज फाइनली गिवन अ शेप ऑफ लॉ इन 2014। तो कानून बन गया विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। अच्छा कानून है, कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लूप होल्स हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन द मैकेनिज्म टू रिसीव कंप्लेंट। एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया गया है हर डिपार्टमेंट में कि अगर उस डिपार्टमेंट में कुछ गलती है, कुछ करप्शन है, तो किस तरीके से कोई एक इंसान, चाहे उस डिपार्टमेंट को बिलोंग करने वाला ऑफिसर या कोई आउटसाइडर नॉर्मल सिटीजन, कैसे
कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। तो विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में हर डिपार्टमेंट के अंदर एक सिस्टम है जहां पे कंप्लेन रजिस्टर किया जा सकता है। उसके अलावा विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में बात की गई है रिगार्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन। तो जो भी विसिल ब्लोअर है उसके एडिक्वेट सेफगार्ड की बात की गई है कि भाई इनको प्रॉपर सेफगार्ड दिया जाए, इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ताकि इन्होंने करप्शन को हाईलाइट किया है तो इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले और इनके ऊपर कोई अटैक ना हो। तभी तो जाकर के विसिल ब्लोअर्स इंकरेज होंगे, ज़्यादा एक्टिविज़म दिखाएंगे। अब यहीं जाकर के एप्लीकेशन में हम फेल हो रहे हैं। होता क्या है कि आपने कुछ करप्शन के इशूज़ रेज किए, आपने यानी कि विसिल ब्लोइंग की, तो आपको इस विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत थोड़ी बहुत सिक्योरिटी मिल जाती है। उस सिक्योरिटी के नाम पे आपको मान लीजिए कि एक कांस्टेबल दे दिया जाएगा जो कुछ दिन आपके साथ रहेंगे, वो कांस्टेबल जो आपकी सुरक्षा देखेंगे। लेकिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कब तक सरकार आपको देगी? फिर वो भी हटा लिया जाता है। फिर आपका जब एडिक्वेट सेफगार्ड हटा लिया गया, जब आपकी सिक्योरिटी हटा ली गई, तो आपके ऊपर कभी अटैक हो जाता है। आरटी एक्टिविस्ट आर किल्ड, विसिल ब्लोअर्स आर किल्ड। तो ये जो एडिक्वेट सेफगार्ड लिखा गया है ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और प्रोसेस लिखा गया है कि देयर शुड बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, लेकिन आज भी आरटीआई एक्टिविस्ट या विसिल ब्लोअर्स विक्टिमाइज हो रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है रिगार्डिंग कंपीटेंट अथॉरिटी। तो हर डिपार्टमेंट के लिए कंपीटेंट अथॉरिटी बताई गई है कि अगर इस डिपार्टमेंट में या इस तरह के लोगों के खिलाफ कंप्लेन करना है तो ये कंपीटेंट अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ कंप्लेन करना है तो प्राइम मिनिस्टर इज द कंपीटेंट अथॉरिटी। उसके अलावा देयर इज अ प्रोविजन टू आइडेंटिफाई टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेनेंट सीक्रेट। मतलब मान लीजिए कि मैंने कोई कंप्लेन किया रिगार्डिंग अ करप्शन इशू, तो मेरी आइडेंटिटी सीक्रेट रहनी चाहिए। दैट देयर इज ऑल्सो प्रोविजन रिगार्डिंग दिस कि मैं अगर कंप्लेन करता हूँ, इफ़ आई एम अ विसिल ब्लोअर, तो मेरी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाए। कोई भी इंसान, मीडिया, न्यूज़पेपर अगर मेरी आइडेंटिटी को रिवील करता है जानबूझ करके, गलती से, चाहे जैसे भी, तो उस केस में उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा उसको 3 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है और 50,000 रुपये का फ़ाइन हो सकता है। तो मुद्दा ये है कि विसिल ब्लोअर्स के आइडेंटिटी को भी सीक्रेट रखने का प्रोविज़न है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ है? वेयर इज़ द इशू? देखिए, द लॉ डज नॉट अलाउ एनोनिमस कंप्लेंट्स। ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो किसी और नाम से कंप्लेन कर दें। आपको पता चल गया कि यहाँ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ये करप्शन हो रहा है, तो आपने पूरा करप्शन का डिटेल लिखा और नीचे अपना नाम नहीं लिखा। ये अलाउ नहीं करते हैं। आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी ही होगी टू द कंपीटेंट अथॉरिटी। तो जिसके यहाँ भी आप कंप्लेन कर रहे हैं उसको आपको बताना होगा कि सर मैं ये हूँ, मेरी आइडेंटिटी ये है और मेरे हिसाब से ये करप्शन हो रहा है, इसके लिए देखो ये प्रूफ है थ्रू आरटीआई। वो बात अलग है कि वो कंपीटेंट अथॉरिटी या कोई भी और इंसान आपकी आइडेंटिटी फर्दर रिवील नहीं कर सकता। लेकिन आप एनोनिमस कंप्लेन नहीं कर सकते। जब आप कंप्लेन कर रहे होंगे तो कंपीटेंट अथॉरिटी को आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी ही होगी। और यहीं जा कर के बहुत सारे एक्टिविस्ट्स रुक जाते हैं। कई सारे विसिल ब्लोअर या आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमने अपना नाम बताया तो कहीं ना कहीं से वो मैटर लीक हो सकता है। और जब एक बार वो मैटर लीक होगा तो जो भी करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं या क्रिमिनल्स हैं, वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे एंड माय पर्सनल सिक्योरिटी विल बी अंडर थ्रेट। तो कहीं ना कहीं ये जो एनोनिमस कंप्लेंट को हमने अलाउ नहीं किया है, दैट इज़ नॉट अलाउइंग विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट टू एक्ट इन अ मोर इफेक्टिव मैनर। लेकिन इसको अलाउ करने से भी दिक्कत है। इसको अलाउ करने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होगा कि हो सकता है कि फ्रीवलस कंप्लेंट ज़्यादा आ जाए। तो दोनों के अपने चैलेंजेज हैं, बट इसको ना अलाउ करके, एनोनिमस कंप्लेंट को ना अलाउ करके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट को करप्शंस के बारे में पता होता है, बट फिर भी वो कंप्लेन नहीं करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। इस टॉपिक के बेसिस पर ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about right to government aid and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रीफली आर्टिकल 30 समझना होगा, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 30 एंड 29 बोथ टॉक अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
guaranteed under Indian Constitution. They are fundamental right. Of course, you must be knowing it. Article 30 के बारे में समझते हैं, which talks about right of minorities to establish and administer education institutions. ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि minorities को अधिकार है अपने education, अपने हिसाब से education institutions को establish और administer करने का, ताकि अपने language, culture, distinct script उन सबको वो preserve करके रख सकें. उसमें Article 31 says that all religious and linguistic minorities have right to establish and administer education institutions of their choice. ये तो ठीक है, हर माइनॉरिटीज़ को, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, लैंग्वेज बेस्ड या रीजन बेस्ड माइनॉरिटीज़ हो, उनको अधिकार है कि अपने हिसाब से वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकें. आर्टिकल 32 को समझते हैं, जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल है. आर्टिकल 32 सेज द स्टेट शुड नॉट व्हेन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट it is under the management of a minority whether based on religion or language. इसका सरल सा मतलब ये है कि अगर सरकार, स्टेट से यहाँ मतलब है गवर्नमेंट, सरकारी अथॉरिटीज़, अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मॉनेटरी सपोर्ट दे रही हैं, एड दे रही हैं, तो उसमें वो फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी कि अच्छा ये माइनॉरिटी वाली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो इसको पैसा नहीं देंगे, ये मेजॉरिटी वाली तो इसको पैसा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे. दे विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ वाइल ग्रांटिंग एड. अब ये आर्टिकल इसी से रिलेटेड है. देखिए, एक पुराना कानून है इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट ऑफ 1921. काफ़ी पुराना कानून है, इस कानून को डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये हाल फिलहाल में जिक्र में इसलिए आया क्योंकि यूपी सरकार ने इस कानून के अंतर्गत एक रेगुलेशन जारी किया. उस रेगुलेशन के हिसाब से कई सारे सरकारी गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो सरकारी एड मिलते थे उसको यूपी सरकार ने रोक दिया. तो भाई ये कानून था, उस कानून के हिसाब से एक नया रेगुलेशन जारी किया. उसमें कहा कि आज से गवर्नमेंट जो है आपको फाइनेंशियल एड नहीं देगी. उसमें कई सारे मेजर मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी थे और कई सारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी इंस्टीट्यूशंस थे. तो मुद्दा यह है कि सरकार ने कहा कि हम इन तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अभी पैसा नहीं देंगे, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो. ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बोले कि इनको पैसा अब नहीं मिलेगा. अब हुआ क्या कि 2018 में ये मामला पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे लिटिगेंट ने कहा कि यूपी सरकार ने कुछ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को पैसा देने से मना कर दिया है अंडर इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 एंड दिस इज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 32. और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको सही माना उस लिटिगेशन को, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो यूपी सरकार का डिसीजन है कि हम कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को पैसा नहीं देंगे, दैट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ वाई इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. लेकिन इसमें सारा मामला समझिए क्या है. यहाँ मामला है डिस्क्रिमिनेशन का. आर्टिकल 32 कहता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना. अगर स्टेट पैसा दे रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि अच्छा ये मेजॉरिटी है तो उसको पैसा देंगे, माइनॉरिटी को नहीं देंगे. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में यूपी सरकार ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था. यूपी सरकार ने सीधा सीधा फंडिंग रोक दी थी टू सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो. अब इसी कारण से यूपी सरकार पहुंची इस डिसीजन, इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट गवर्नमेंट एड टू एन इंस्टीट्यूशन इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी एंड नॉट ए फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गलत तरीके से समझ रहे हैं आर्टिकल 32 को. जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया वो थोड़ा गलत तरीके से समझ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेक्टिफाई किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, Article 32 does not guarantee that minority education institutions will get funding from government. ये इस बात की गारंटी नहीं. It is not your fundamental right to get government support. Your fundamental right is कि आपके खिलाफ कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. तो इस केस में डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में तो सरकार ने एक रेगुलेशन ला करके बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग मेजॉरिटी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को की फंडिंग रोकी है. तो इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज नो सच डिस्क्रिमिनेशन. आपकी फंडामेंटल राइट ये नहीं है कि आपको फंड मिलना चाहिए. आपकी फंडामेंटल राइट ये है कि आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. एंड दैट इज वाई ऑल दैट आर्टिकल 32 स्टेट्स इज दैट ऑन द ग्राउंड दैट एन इंस्टीट्यूशन इज अंडर मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रीजन और लैंग्वेज, ग्रांट ऑफ एड टू दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज योर फंडामेंटल राइट टू गेट गवर्नमेंट एड. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Landsat 9 satellite and this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. तो देखिए,
लैंडसैट सैटेलाइट, वैसे तो काफ़ी पुराने सैटेलाइट्स हैं ये, दे आर सीरीज ऑफ सैटेलाइट, लेकिन इसका 9th वर्जन, 9th सैटेलाइट हाल फिलहाल में नासा ने लॉन्च किया है फ्रॉम इट्स स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। 27 सितंबर यानी कि द डे बिफोर यस्टरडे इट वाज लॉन्च्ड बाय नासा। तो देखिए ये जो लैंडसैट सैटेलाइट्स हैं पहली बार 1972 में भेजे गए थे, ठीक है, तब से वो लैंडसैट 1 था, फिर लैंडसैट 2 भेजा गया, लैंडसैट 3 भेजा गया, ऐसे करके अभी तक 2013 में लैंडसैट 8 भेजा गया था। और करंट न्यूज़ ये है कि लैंडसैट सैटेलाइट नंबर 9 भी भेजा जा चुका है, विच हैज़ बीन मोस्टली सेंड डिजाइंड बाय नासा बट इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय नासा इन एसोसिएशन विथ यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, तो पूरा का पूरा अमेरिका बेस्ड ये लैंडसैट सैटेलाइट है। जैसे कि मैंने आपको कहा द फर्स्ट लैंडसैट सैटेलाइट वाज सेंट इन 1972। और लैंडसैट सैटेलाइट क्या काम करते हैं वो उसको ध्यान से समझिए। दे आर मॉनिटरिंग सैटेलाइट, अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट, मतलब अर्थ के इमेजेस निकालते हैं और फिर हमें वापस भेजते हैं। तो स्पेस से अर्थ के इमेजेस निकाल करके हमें वापस भेजते हैं। सो दे आर अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट। और 2008 से नासा ने क्या फ़ैसला लिया कि लैंडसैट सैटेलाइट के जो भी इमेजेज होंगे वो पूरे दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज़ को फ्रीली अवेलेबल कराया जाएगा। तो लैंडसैट सैटेलाइट के जो भी इमेजेज होते हैं 2008 से वो नासा पूरे दुनिया भर के सरकारों को फ्रीली अवेलेबल कराता, जिसका इस्तेमाल किया जाता बाय रिसर्चर्स, फार्मर्स, पॉलिसी एनालिस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अबाउट बेसिक क्लाइमेट एंड वाटर सिस्टम, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड ऑल दैट। तो 2008 से लैंडसैट सैटेलाइट के जो इमेजेज हैं वो सबको मिलते हैं इन ऑल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। अब लैंडसैट सैटेलाइट से फ़ायदे क्या होते हैं? इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, मॉनिटर वाटर क्वालिटी, क्योंकि थोड़ा सा भी कलर चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी क्वालिटी ख़राब हुई है या अच्छी हुई है, जो भी है। तो अभी तक 8 लैंडसैट सैटेलाइट्स भेजे जा चुके थे। करंट न्यूज़ ये है कि लैंडसैट सैटेलाइट नंबर 9 भी भेजा जा चुका है। अब लैंडसैट 9 अलॉन्ग विथ लैंडसैट 8 जो 2013 में लॉन्च हुआ था, लैंडसैट 8 और लैंडसैट 9 जो अभी लॉन्च हुआ है, ये दोनों मिल करके अब अर्थ सरफेस के इमेजेस कलेक्ट करेंगे। और इनकी कैपेबिलिटी ऐसी है कि 8 दिन के अंदर ये पूरे अर्थ के इमेजेस को निकाल सकते हैं। अब लैंडसैट 9 की खासियत क्या है? लैंडसैट 9 की खासियत ये है कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल करता है, न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसी कारण से काफ़ी शार्प तरीके से कलर चेंजेस को, कलर शेड्स को एनालाइज कर सकता है और उसकी इमेजेस निकाल सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? शार्प तरीके से कलर चेंजेस को आइडेंटिफाई करने से फ़ायदा क्या होगा कि नाउ वी कैन हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने से क्या होगा कि पेड़ पौधों के पत्तों के रंग थोड़ा सा बदलेगा, पानी का कलर थोड़ा बदलेगा, पानी पे अलगी आ सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी लैंडसैट सैटेलाइट ऑब्जर्व कर लेगा बिकॉज ऑफ इट्स new generation technology, and that is how it will help us in monitoring climate change. As I said, it can capture images that can identify water bodies affected with harmful algal bloom. It can also capture images where there will be slight change in the color of forest because of climate change. It will be also captured. It can capture the images of wildfire एंड ऑल्सो प्लूम्स एसोसिएटेड विद दैट वाइल्ड फायर, मतलब कितना धुआं उससे निकला है। इससे जो हम लोग रिकवरी प्लान्स बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट लगाना है, वो रिकवरी प्लान कितना इफेक्टिव है वो भी इस लैंडसैट सैटेलाइट की मदद से हमें पता चलेगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट। इट इज अबाउट सतत स्कीम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सतत स्कीम, इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सतत स्कीम काफ़ी सरल है, इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका पर्पस ये है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे काऊ डंग हो, एनिमल वेस्ट हो या म्युनिसिपल वेस्ट हो या फूड वेस्ट हो, एग्री वेस्ट हो, इन सारे वेस्ट मटेरियल को बायोगैस में कन्वर्ट किया जाए और उस बायोगैस का इस्तेमाल किया जाए फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो बायोगैस यानी कि सीएनजी बनाया जाए। ये मुझे लगता है एपीएससी प्रीलिम्स में इस बार सवाल भी आया था कि बायोगैस के अंदर मेनली क्या होता है, तो मीथेन होता है, राइट। तो बायोगैस बनाया जाए, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बनाया जाए और उससे फिर ऑटोमोबाइल्स में उनका इस्तेमाल किया जाए। ये सतत स्कीम के अंतर्गत 5000 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाए जाएंगे बाय 2023-24, जिस 5000 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स की मदद से वेस्ट को बायोगैस में सीएनजी में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको ऑटोमोबाइल्स को चलाने में मदद मिलेगी। दिस स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था सतत स्कीम क्योंकि
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो एक भारत सरकार की कंपनी है, इट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद साउथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू एस्टैब्लिश वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन दिल्ली। मतलब सतत स्कीम के अंतर्गत एक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भाई अपने वेस्ट हमें दे देना। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वेस्ट दे देगा IGL को, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को, और उस वेस्ट को ये लोग एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि बायोगैस में कन्वर्ट करेंगे। अब ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सतत स्कीम, कैसे वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। सतत स्कीम के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट डार्क मैटर्स? अबाउट 26% ऑफ द यूनिवर्स इज डार्क मैटर, एब्सोल्युटली करेक्ट। डार्क मैटर रिपेल्स एंड कॉजेज द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, दिस इज रॉन्ग। डार्क एनर्जी एक्चुअली रिपेल्स एंड कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, so the correct answer is option A. Second, which of the following statements are true about प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना? It is implemented by Ministry of New and Renewable Energy, this is wrong. It is implemented by Ministry of Power. It focuses on electrification in rural areas only, again this is wrong. It focuses on both rural and urban areas, so the correct answer is option D. And Assam चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने अनाउंस जो ये स्कीम किया था 50 लाख कंपनसेशन का टू द फैमिली ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, दैट वाज अनाउंस्ड ऑन 24 September 2021, so the correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.